Konyak tribe is known as the headhunter tribe of Nagaland. उनके लिए बड़ी शान की बात थी कि आप युद्ध में जाओ और सिर काटो और घर के बाहर अगर लगा देते हैं ट्रॉफी कि हमने इनको इतने लोगों को मारा, ये इनकी सर है। रेडियो सेट पे एक मैसेज आता है फ्रॉम द कमांडर, उनके कमांडर से जो महिला थी, एंड वेरी फैमिलियर वॉइस। वो कहती हैं शूट देम ऑल, किल देम। हम देखते हैं एक आदमी कॉम्बैट ड्रेस के अंदर बैठा हुआ है और विंडस्क्रीन तोड़ के जो गन का बैरल है वो सीधा हवलदार थापा के गले के अंदर। हम चौंक गए बिल्कुल। डोंट शूट, डोंट शूट, डोंट शूट, वी आर फ्रेंड्स, डोंट शूट। हमने सबसे पहले तो बोला कि भैया कहीं गोली वोली मार दे, कहीं कुछ कर दे। वी वर शॉक्ड। अब राइट साइड से 1 मीटर की फासले से 4-5 लोग निकलते हैं जंगल में से, और बाएं तरफ से भी 5-6 लोग। हम जिप्सी में बैठे हुए थे, हम चौंक गए बिल्कुल। हमें घेर लिया। वो मंजर, वो दैट सिचुएशन ऋषि भाई, इट वाज वेरी स्कैरी। हम लोग मगर बहुत काम अपने आप को अपने को प्रेजेंट किया, बड़े काम है हम अंदर से। तो भाई हम कहाँ फंस गए। 2007 में, नवंबर 2007 में मैं नागालैंड से दिल्ली आया था 26 जनवरी 2008 की परेड कमांड करने। इतने जोर से मैं कदम मारता था ड्रिल ग्राउंड में कि चिंगारियां निकलती थी। जूतों के नीचे, बूट नीचे होते हैं नाल, और पाँव की हड्डियां जो हैं मेरी सूज गई थी। तो एक दिन हम ऑर्थोपेडिशियन के पास गए, मैं गिर गया परेड ग्राउंड में परेड प्रैक्टिस करते। तो उन्होंने बोला भाई तुम्हें तो स्ट्रेस फ्रैक्चर है, तुम तो परेड नहीं कर पाओगे। सर परेड तो मैं करूंगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मुझे रोक पाएगी, परेड तो मुझे करनी है। तुम पागल हो क्या? सर मैं पागल। मेरा तो ऐसा मानना है ऋषि भाई कि कुछ हासिल करने के लिए ना कुछ करना पड़ता है। नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। वर्दी वाले के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान मेजर मोहम्मद अली शाह। जी हाँ, ये नाम अपने आप में कमाल है, क्योंकि जब सेना में थे तो इन्होंने धुआंधार देश की सेवा की, और जब सेना से रिटायर हुए तो उसके बाद इन्होंने फिल्मी दुनिया की कमान संभाली। फिल्मी दुनिया में एक्टिंग करते हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के इलाके में जो है इतनी बेहतरीन रिपोर्टिंग की हुई है कि इन्हें अलग अलग कमेंडेशन भी मिले हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्व डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ जमीरुद्दीन शाह के बेटे भी हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, बहुत स्वागत है आपका। और आपसे हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो आज बातचीत का कॉन्टेक्स्ट हम रखने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट पर रखने वाले हैं। वजह कि जब ये बच्चे थे, छोटे थे, और इनके पिता जमीरुद्दीन शाह जब अलग अलग कमान संभाले हुए थे तो उन्होंने भी अपने जीवन का एक लंबा वक्त जो है नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में गुजारा। इनका बचपन वहीं बीता है और इनके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्होंने भी कई सारे ऑपरेशंस जो है नॉर्थ ईस्ट में किए हैं। तो नॉर्थ ईस्ट की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। मेजर साहब, बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरह का आपका काम रहा है, जिस तरह से आप अभी भी काम कर रहे हैं, आप इसके लिए तो बड़े बधाई के पात्र हैं कि अभूतपूर्व काम है कि एक फौजी जो है वो रिपोर्टर भी है, और नॉर्थ ईस्ट की जो ऑथेंटिक खबरें, जो ऑथेंटिक खबरों का सोर्स है, बहुत अथॉरिटी की तरह आपको लोग देखते भी हैं इस विषय में। तो सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिहाज से भी, हाल में एनआईए ने एक ऑपरेशन किया और उसमें 6 यूक्रेनी नेशनल्स और एक अमेरिकी नागरिक, जिसे सो कॉल्ड तरीके से सीआईए का एजेंट माना जाता है, और वो जो मैथ्यू है वो बहुत महत्वपूर्ण एसेट अमेरिका का माना जाता है, क्योंकि वो कई देशों में रहा है और गृह युद्ध में वो कई तरह की भूमिकाएं निभाता रहा है। भारत में इन लोगों की गिरफ्तारी जो है वो क्या दिखाती है, क्या बताती है? ये थोड़ा अलार्मिंग फैक्टर है ऋषि भाई। ये मैटर अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है बिल्कुल। और क्योंकि इनके जो कमांडर हैं वो तो जैसे कि अन्य देशों में, जैसे सीरिया में, अन्य देशों में जाकर रह चुके हैं, और हर बार जब ये पकड़े भी गए ना तो अमेरिका का इसमें इंटरवेंशन रहा है इसको छुड़ा के। फिर इस बार कुछ ऐसी चुप्पी पाई साधी गई है, क्योंकि यार मे बी बिकॉज दे आर बिजी विद द वॉर, और वजह क्या है मुझे मालूम नहीं। लेकिन हाँ, और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि ये जो 6 यूक्रेनी वासी हैं और एक अमेरिकन सिटीजन है,
ये शायद फुट सोल्जर्स हैं केवल इन, और यूक्रेन को तो आपको पता ही है, दे आर स्पेशलिस्ट इन ड्रोन वॉरफेयर। ड्रोन के बारे में जितनी जानकारी, जितना इस्तेमाल करते हैं भाई, बहुत तगड़ी फोर्स है वो ड्रोन्स की। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये हो सकता है कि ये केवल पॉन पॉन वो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मोहरे हो बेसिकली। तो इनके जो मास्टरमाइंड हैं वो और अलग हों। बट दिस इज़ एक्चुअली अलार्मिंग, दिस इज़ एक्चुअली वेरी वेरी अलार्मिंग कि देखिए नेपाल में क्या हुआ था। नेपाल में इट वॉज अनरेस्ट इन नेपाल, बांग्लादेश के अंदर अनरेस्ट हुआ। बेसिकली दीज आर ऑल इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम आउटसाइड, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस एक्चुअली। ये ऐसा नहीं है कि अंदर मुल्क के अंदर प्रोटेस्ट हो गई। क्या क्या टर्म है उसका, कौन सी स्टेट है वो, क्या कहते हैं उसको, डीप स्टेट। डीप स्टेट सो ये सब डीप स्टेट का काम है बेसिकली अल्टीमेटली जी। तो ये जो 6 यूक्रेनी नेशनल, एक यूएस सिटीजन पकड़े गए, इसके बाद से यूक्रेन बहुत पैनिक्ड है। एक थ्योरी ये भी कही जा रही है कि यूक्रेन को इसलिए आगे किया जा रहा है क्योंकि अगर वो पकड़े भी जाते हैं तो इसमें अमेरिका का या यूके का या और भी जो लोग हैं उनका इन्वॉल्वमेंट कम से कम नहीं पकड़ा जाएगा। इंडिया के साथ क्या ये अच्छा रहा कि ये 6 यूक्रेनियों के साथ एक यूएस नेशनल्स पकड़ा गया, जिसे कई तरह के, जिस पर आरोप लगते रहे हैं मैथ्यू वेंडेक पे कि वो कई तरह के कोवर्ट ऑपरेशन करता है अमेरिकी सेना के लिए, अमेरिका के लिए। इन सब का साथ में पकड़ा जाना इंडिया के लिए क्या थ्रेट देखते हैं आप? थ्रेट तो है ये बिल्कुल। देखिए हालांकि वो लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे थे, उन्हें बोला कि वो ट्रेनिंग दे रहे थे, और हालांकि अब तक कुछ ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट विद इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप्स। उन्हें म्यांमार के अंदर, देखिए एक रूट है बताऊँ, बहुत पुरुष है। हाँ, मैं वो उस पर आऊँगा। मैं पहले इसको अगर हम लोग कंप्लीट कर ले कि ये कितना थ्रेट आप देखते हैं, और ये लोग क्या वहाँ पे एंटी इंडिया एक्टिविटी को भी इंट्रोड्यूस कर रहे थे म्यांमार के लैंड पे क्या? यस पॉसिबल, डेफिनेटली पॉसिबल। आई मीन नथिंग कैन बी रूल्ड आउट। एनआईए भी प्राइमरी तौर पर जो इन्वेस्टिगेट कर रही है वो ये कह रही है कि एंटी इंडिया एक्टिविटी में ये लोग इंडल्स थे। क्वाइट पॉसिबल। एनआईए को मैं बहुत ही अच्छी सटीक ऑर्गेनाइजेशन मानता हूँ, और एनआईए की इनपुट्स बिल्कुल बहुत गंभीरता से लेने वाले इनपुट्स हैं। और यूक्रेन को लेकर क्या कहेंगे कि यूक्रेन जो कह रहा है कि भाई ये तो रशिया के इनपुट पर, हमने देखा है कि रशिया के इनपुट पर ये कार्रवाई की गई है, मोटिवेटेड एक्शन लगता है, यूक्रेन को फ्रेम करने वाला लगता है, इनको तुरंत रिलीज किया जाए, इस तरह के जो बयान आ रहे हैं उस पर क्या आप कैसे, क्या बेचैनी देख पा रहे हैं आप? नहीं, उसमें तो आई डोंट रियली सी मच मेरिट इन दैट कि भाई ये रूस का काम है। देखिए रूस और यूक्रेन अभी जंग में है, और जंग में जब होता है तो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत होता है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है, अलग अलग तरह के वॉरफेयर होते हैं। ये इसको मैं आई डोंट थिंक इट इज़, हालांकि अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन अगर निजी तौर पे इसको देखें तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें ये कि रूस के कंधों पे रख दी बात, कि आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होगा। ओके, ओके। तो सर मुझे अब एक सवाल जो आम दर्शकों के लिहाज से भी पूछना है कि म्यांमार जाने के तो रास्ते कई और हैं, भारत का रूट क्यों? एक देखिए, अब रूट्स खुलते हैं भारत से। भारत की अगर मैं आई विल नॉट से कि मिजोरम से या मणिपुर से या कहीं से भी, आई से इंडिया, दीज आर इंटीग्रल स्टेट्स ऑफ इंडिया। सो इंडिया से बहुत पोरस है, बहुत ज़्यादा पोरस है, आम बात है आना जाने की। आई गिव एग्जांपल ऑफ, वैसे मणिपुर में अगर आप NH2 पार करते हैं, जैसे नागालैंड उतर गए आप, नागालैंड से आप जाते हैं मेडजिफिमा, घास पानी, फिर आप एक रूट लेते हैं वहाँ से कोहिमा, फिर जखामा, फिर आप जाते हैं ज्वालामुखी, माओ गेट ज्वालामुखी, उसके बाद फिर आप जाते हैं आगे मंत्री पुखरी, कंगपोक पीक, मंत्री पुखरी, ये दैट इंटायर बेल्ट जो है ना वो पूरा, वो बहुत स्ट्रेट है बिल्कुल, मतलब फिर वहाँ से आप थोबैल, इम्फाल के बाद थोबैल, फिर काक्शिन, सोराबस्ती को राइट पे छोड़ते हुए आगे जाएंगे आप पलेल, टेक्नोपाल, मोरे। नाउ दैट इज़ द लास्ट प्लेस हिंदुस्तान की, मणिपुर में। इसके बाद तमू आता है, तमू इज इन म्यांमार, बर्मा। एंड एक लाल और सफ़ेद ब्रिज था हमारे टाइम पे, अभी भी होगा या नहीं पता नहीं। तो हियर वॉज इंडिया, हियर वॉज म्यांमार, इतना क्लोज, पूरा बॉर्डर है बहुत।
तो इसलिए ये चुनाव करते हैं ये इस इलाके का इस्तेमाल करने के बहुत लिए, प्रोसेस बहुत आसान क्योंकि है। अगर ये कोई और रूट से आएंगे वाया चाइना इंटर करे या फिर तो वाया चाइना तो वो उसके चांसेस ये जीरो करके चलते होंगे। इसके अलावा भी और भी रूट्स हो सकते हैं, थाईलैंड के जरिए भी आ सकते हैं, लेकिन वो सारे रूट्स ये लोग क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? दे नॉट इतने पोरस नहीं है, जैसे कि अगर आप लाओस से देखें या अगर आप कहीं और से देखें तो नॉर्थ ईस्ट कंट्री से वहाँ से इतने इट्स नॉट दैट ई सिंपल। यहाँ से बहुत सिंपल है एक्चुअली, यहाँ से बहुत सिंपल है। ठीक है। और अगर ये जैसे कि हम बात कर रहे थे मैथ्यू की, जो यूएस सिटीजन है जिसे पकड़ा गया है, उसको लेकर यूएस बहुत लो प्रोफाइल प्ले करने की कोशिश कर रहा है। क्या वजह पाते हैं? दे वॉश हिज हैंड्स ऑफ प्रोबेबली, दे डोंट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ कि भाई, हाँ दूसरी बात है वो खुद अभी उलझा हुआ है अपने आप ईरान इसराइल के साथ युद्ध के अंदर। तो बेसिकली इसके लिए आज भाई हमेशा अमेरिका ने खड़ा हुआ है, अमेरिका ने लेकिन आपको लगता है कि इंडिया ने यूएस का मजबूत एसेट अपने हाथ में पकड़ लिया है? हो सकता है, यस यस, क्वाइट पॉसिबल। तो ये जो यूएस भी बेसिकली वो तो दुनिया का दारोगा बनने की प्ले करने की कोशिश करता है, जो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं। तो इस बारी उसकी दरोगागिरी निकल जाएगी आपको लग रहा है? या जो बात कही जा रही है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर सीआईए चाहता है कि कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी यूएस सिटीजन को पकड़ा गया है। वॉकी टॉकी, वायरलेस वॉकी टॉकी, ड्रोन एक्सपर्टीज़ और तमाम चीज़ों को लेकर वो वहाँ पहुँच रहे थे और उनकी गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। फ्लैग भी होता रहा है कि भाई कुछ हो रहा है यहाँ पे ऐसा जो इंडिया को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है। तो ये एक सीरियस अलार्मिंग सिचुएशन है जिसको वाकई में बहुत सीरियस थ्रेट के तौर पे देखना चाहिए। बिल्कुल 100% सीरियसली, वी शुड टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। और देखिए 2021 में भी रिपोर्टिंग हुई थी कि फॉरेन नेशनल्स आए हैं। मिज़ोरम के गवर्नर ने, मिज़ोरम के चीफ मिनिस्टर ने बोला है बल्कि कि आते हैं फॉरेन नेशनल्स यहाँ पर ऑन पास्टर ड्यूटीज रिलीजियस, पर वो गायब हो जाते हैं, फिर जाते कहाँ हैं, क्या करते हैं, किधर जाते हैं, मालूम नहीं किसी को। सो बेसिकली यस, थ्रेट तो है। और अब जो हमने देखा हाल के दिनों में मणिपुर में जो हुआ, ये आपके सब्जेक्ट से भी जुड़ा हुआ है और इस इलाके में आपने बहुत ऑपरेशंस भी किए हैं, तो इसको भी कोरिलेट कर पा रहे हैं आप क्या? जो मणिपुर के अंदर कुकी मैती का झगड़ा जो है अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, मतलब दैट इज स्टिल गोइंग ऑन, भले उसको डाउन प्ले करके देखा जा रहा है लेकिन दैट इज स्टिल गोइंग ऑन। ऋषि भाई फ्रैंकली स्पीकिंग शुरुआत में ना मैं इसको नहीं मानता था। ठीक है, मैं कहता नहीं यार ये एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, ये इन यहाँ के माइते कोकी के बीच की बात है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ बात है, तो कोई बाहर से ऐसा कुछ, ऐसा मेरा मानना था पहले। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड नॉर्थ ईस्ट वेरी वेल। अगर बहुत लोग हैं जो नॉर्थ ईस्ट को जनरलाइज कर लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। देखिए नागालैंड अलग है, मणिपुर अलग है, मिजोरम अलग है, त्रिपुरा अलग है, असम अलग है, अरुणाचल प्रदेश अलग है, मेघालय अलग है, अब भूटान आगे शामिल भी हो गया उसमें, 7 सिस्टर्स में 7 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर भूटान। तो और नागालैंड को भी बात करें या मणिपुर की बात करें, हर डिस्ट्रिक्ट अलग है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करिएगा हमारे लिए। वेरी गुड। देखिए अब मणिपुर में उखरूल एक जगह है, उखरूल में एक ट्राइब है तांकुल ट्राइब। तांकुल्स आर द नागा वॉरियर्स ऑफ मणिपुर बेसिकली। इम्फाल जो है, जो राजधानी है मणिपुर की, वो माइते डोमिनेटेड है। मणिपुर में चराचंदपुर या मोरे हो गया, वो कुकी डोमिनेटेड है। बल्कि मोरे में अगर आप जाएंगे, जो मोरे जो तमू के पास में है, जो बॉर्डर पे है, वहाँ पे बहुत सारे साउथ इंडियंस भी हैं। ताजुब होगा देखिए कि दे आर नॉट ओरिएंटल, दे आर फ्रॉम तमिलनाडु, सम ऑफ देम। क्योंकि पहले बहुत अर्लियर दे वुड गो फॉर ट्रेडिंग पर्पस टू म्यांमार। जो लोग आ सके वापस आ गए, जो नहीं आ सके दे सेटल डाउन। हाल में एक वेब सीरीज फैमिली मैन में भी दिखाया गया है कि, और उसमें भी एक्टर वो कहता है कि अरे तमिल यहाँ पर कैसे। हाँ, तो मोरे में बहुत, बल्कि तमिल रेस्टोरेंट्स हैं। अच्छा, रेस्टोरेंट के वहाँ पे मणिपुर में मोरे में आप जाएंगे, देखें तमिल में लिखा हुआ है रेस्टोरेंट, इडली सांभर वहाँ मिलेगा आपको वहाँ पे। अच्छा, बड़ा अच्छा जी। तो एंड सो अगेन नागालैंड की बात करें, तो नागालैंड में आओ ट्राइब है, वो मोकोकचुंग में डोमिनेटेड है, एक डिस्ट्रिक्ट है मोकोकचुंग। सेमा ट्राइब है जो कि जोनोबुटो में डोमिनेटेड है। लोथा ट्राइब है जो वोखा में डोमिनेटेड है। अंगामी ट्राइब है जो कोहिमा या रखामा में डोमिनेटेड है। कोन्याक ट्राइब है जो मॉन में डोमिनेटेड है बेसिकली।
जुनोमोटो भी इस टाइप से ना अलग अलग, जीलियांग, रेंगमा, अलग अलग ट्राइब्स हैं. एंड नॉट एवरी ट्राइब इज एवरी वन फ्रेंड. उनका ट्राइबल डिफरेंसेस भी है. अब ये समझने के लिए कौन सी ट्राइब किस ट्राइब की दोस्त है, कौन सी ट्राइब अगर फौज को खबर देगी तो किस ट्राइब के बारे में देगी, अपनी ट्राइब के बारे में तो देगी नहीं वो. अगर इसकी निजी दुश्मनी है किसी और ट्राइब से तो उसकी दुश्मनी निकालने के लिए हमको खबर देंगे ये. तो एज एन आर्मी ऑफिसर, अब जो मैं जम्मू कश्मीर से आया था, मैं एलसी के बाद, एलसी में 30 मीटर के फासले पे थे हमारी पोस्ट और यहाँ पाकिस्तान की पोस्ट, और वहाँ खूब इंसर्जेंसी लड़ी हमने. वहाँ से फिर मैं आया नॉर्थ ईस्ट में. नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी बहुत अलग है, जम्मू कश्मीर की अलग अलग है. दोनों का आतंकवाद, उग्रवाद, ऑपरेट करने का तरीका अलग है. थोड़ा सा इसको भी डिफरेंशिएट अगर करें आप तो. वेरी गुड क्वेश्चन है, लाइक योर क्वेश्चन ऋषि भाई. देखिए, जम्मू कश्मीर में यू विल फाइंड लॉट ऑफ सुसाइड बॉम्बर्स. लॉट नहीं, मतलब वहाँ पे आते हैं फिदाइन हमले जो हाँ, फिदाइन हमले, हम फना होने के लिए आते हैं. हम तो मरेंगे, साथ में हम विल क्रिएट डैमेज. नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, अब इस बार मैं जनरलाइज बोल रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि दिस इज फॉर मणिपुर, नागालैंड, फॉर एवरीवन. मैंने सुसाइड बॉम्बर नहीं देखा कोई भी. एलटीटी साउथ में, श्रीलंका में हमारी रेजिमेंट थी वहाँ पे, मेरी 80s में, मेरी 170 फील्ड रेजिमेंट. एलटीटी से खूब लड़े हम. हमारे 3 बहादुर जाबाज फौजी शहीद हुए थे वहाँ पे. सेकंड लेफ्टिनेंट SM दत्त, उदय नारायण साहब, सत्यवीर साहब. साइनाइड कैप्सूल थी इनके पास, एलटीटी वालों के पास. ये चाहते थे खट, विद इन सेकंड दे वुड डाई, राइट. बट दैट इज डिफरेंट देन बीइंग अ सुसाइड बॉम्बर. सुसाइड बॉम्बर जो राजीव गांधी के टाइम की असैसिनेशन यहाँ पे हुई थी, सुसाइड बॉम्बर था वो. जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान, आतंकिस्तान से आते हैं वो वहाँ पे. मणिपुर में, नागालैंड में नहीं देखा मैंने. चाहे PLA हो, पीपल लिबरेशन आर्मी, नॉट ऑफ चाइना, PLA ऑफ मणिपुर, चाहे UNLF हो, यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट, प्री पाक हो, चाहे KYKL हो, तो मैंने देखा नहीं कि इनके पास कोई सुसाइड बॉम्बर हो. दे हैव अ फुल प्रॉपर कार्डर. इन्हें बाकायदा फौज बना रखी ऋषि भाई, जैसे इंडियन आर्मी है वैसे. और ये कहते नहीं है कि आर्मी आई थी, इंडियन आर्मी आई थी. इंडियन आर्मी, द इंडियन आर्मी हैड कम. तो मैं पहली बार सुना इंडियन आर्मी हैड कम. नया था ये. 2005 की बात है. फर्स्ट जब मैं कैप्टन था उस टाइम पे, इंडियन आर्मी आ गई. इंडियन आर्मी, जैसे हम कहते हैं ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी हैड कम. बट वन थिंग इज देयर, आई अप्रिशिएट वन थिंग, कि वहाँ का 2004 में क्या हुआ था. मैं 2003 में LC पे था मैं, जम्मू कश्मीर में. और जब मैं पोस्ट पे था तो वहाँ पर खबरें आती थी 10 दिन के बाद आती थी. बेसिकली एक मुनावर, तब एक रिवर था, उसको क्रॉस करके बड़ी गाड़ी के ऊपर जिप्सी आती थी और वो राशन, पानी, ऑयल सप्लाई लेके आती थी. ठीक है. तो मैंने खबर पढ़ी कि एक मनोरमा देवी रेप केस हुआ है. 2004 की बात है ये. तब मैं LC, 10 दिन के बाद मैं खबर पढ़ रहा हूँ, जहाँ के मणिपुर की महिलाओं ने अपने कपड़े उतार के प्रोटेस्ट किया था असम राइफल्स के गेट के बाहर. इंडियन आर्मी प्लीज गो बैक, असम राइफल्स प्लीज गो बैक, रेप अस इंडियन आर्मी. इस तरीके के प्रोटेस्ट हुए थे, क्योंकि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट वहाँ पे लगा हुआ था. आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट वो एक्ट है जो स्पेशल पावर देता है फौज को. कि मैं संक्षेप में बताऊं कि बिना अरेस्ट वारंट के आप किसी को अरेस्ट कर सकते हैं, बिना सर्च वारंट के आप किसी को सर्च कर सकते हैं, आप फायर खोल सकते हैं. तो दीज आर स्पेशल पावर्स गिवन टू ऑपरेट. से जम्मू कश्मीर में भी हैं कई जगह पे, और मणिपुर में भी हैं कई जगहों पे. एरोम शर्मिला थी जिन्होंने बहुत लंबा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया. वो ट्रिप पे भी थी, हंगर स्ट्राइक पे थी. तो मणिपुर में मैंने देखा कि दीज ग्रुप्स, एंड वहाँ मायरा पाई भी हैं. मायरा पाई भी आर द मदर्स ऑफ मणिपुर. दे आर द माइते लेडीज ऑफ मणिपुर. मेरे साथ जो पर्सनल तजुर्बा रहा है इनके साथ, वो बड़ा अच्छा रहा है. दे वर वेरी स्वीट टू मी. दे वुड ट्रीट मी लाइक अ सन और अ ब्रदर, और यू नो समवन ऑफ देयर ओन कम्युनिटी. कई लोगों का अच्छा तजुर्बा नहीं हुआ है कि भाई आर्मी आती है तो वो सराउंड कर जाते हैं कि भाई मिलिटेंट्स हैं वहाँ पर, तो उनको इस टाइप से लोग शिकायत कर रहे हैं. वीडियोज़ आए हैं ऐसे सामने. दिस ह्यूमन नेचर. आप एक चिड़िया के घोंसले पे, चिड़िया ने अंडे दे रखे हैं, आप उसे करीब जाइए, आप चिड़िया आने देगी तो वो प्रोटेक्टिव हो जाएगी उसके लिए. एनी मदर, वो प्रोटेक्टिव मदर इंस्टिंक्ट्स होते हैं. मदर इज प्रोटेक्टिव. तो आपको वो जो वहाँ पर ऑपरेट करने का तरीका ये है, अगर आप उनके साथ घुल मिल गए, इफ दे एक्सेप्ट यू,
वहाँ की जो कम्युनिटी है इट्स वेरी क्लोज्ड, दे डोंट एक्सेप्ट यू इजीली फ्रॉम हाँ, आउटसाइड. हाँ. यू हैव टू नो देयर कल्चर, देयर लैंग्वेज, देयर फूड हैबिट्स, देयर रहन सहन. जब तक वो लोग आपको अपना नहीं समझेंगे, अपना नहीं मानेंगे. मेरा असम राइफल्स के साथ रिकॉर्ड था, हर 3 महीने में ऋषि भाई आई वुड डोनेट माई ब्लड. अब जब आप खून दे रहे हो फॉर एग्जाम्पल नागा हॉस्पिटल में, अब वो खून कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है. इट कैन गो टू एन इंसर्जेंट जिसको फौज की गोली लगी हो, जो वहाँ पे अस्पताल में आया हो. इट कैन गो टू अ फौजी, इट कैन गो टू एनी अ पर्सन जो एक्सीडेंट में मरा हो. मैं मरा नहीं हूँ, मैं एक्सीडेंट, ही इज मेट विद एन एक्सीडेंट. तो वहाँ मैं नागालैंड में फॉर एग्जाम्पल वहाँ की भाषा मैंने सीखी. एंड वन इज नागामीज एंड वन इज द अदर डायलेक्ट्स ऑफ द ट्राइब्स. लाइक आओ, बेसिकली आओ में बा और ला. बा मीन्स अलीबा जो मेल्स लाइक सिंग एंड कौर. ला इज फॉर गर्ल्स. कौर जैसे होता है ना पंजाबी, वैसे ही अलीबा अलीला, मेरनबा मेरनला, इम्तिबा इम्तिला. बा फॉर Boys. बॉयज एंड ला फॉर वुमेन्स. लाइक माई नेम वॉज अलीबा. अलीबा. लोकल डायलेक्ट में आपको अलीबा कह के बुलाते होंगे. और ये पूरे नागालैंड में नहीं, केवल द आउट ट्राइब. लाइक ऐसी जमीर साहब थे जो गवर्नर थे नागालैंड के भी, गोवा के भी. ही फ्रॉम द आउट ट्राइब. सो दैट मीन देयर डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स. आपको ये समझना होगा कौन सी ट्राइब गेट्स along विद हु. इफ यू जनरलाइज वन थिंग कि मैं नॉर्थ ईस्ट में आ जा रहा हूँ. जब मैं नए नए आया था, फॉर मी इट वाज नॉर्थ ईस्ट. हाँ, वो इतना आसान नहीं है नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट की तरह आप देख रहे हैं, लेकिन वो समस्या उसमें ये है कि वो ट्राइब्स बटी हुई हैं. हाँ, सारी ट्राइब का सारी ट्राइब के साथ दोस्ती नहीं है. नहीं है. और मणिपुर के अंदर भी जो नागाज हैं, फॉर एग्जाम्पल देयर इज मरम नागा. मरम एक डिस्ट्रिक्ट है. देयर आर माओ नागाज. माओ भी एक डिस्ट्रिक्ट है. तांकुल जो आपको बताया मैंने, उखरूल, शंशक वहाँ पे की जगह है. तो वहाँ का इंटरनल समझ होना बहुत ज़रूरी है वहाँ पे किसी को भी. एंड फॉर दैट यू नीड टू हैव पैशन फॉर दोज पीपल. आप किताबी आप कितना भी सीख लो, आपको वो समझ में नहीं है जब तक आपको वो पैशन अंदर से आवाज़ नहीं आती. तो ये जो मणिपुर के बारे में आप बता रहे थे कि जो आपने डिकोड किया है बेसिकली कि पहले आपको लगता था कि भाई ट्राइब्स का झगड़ा है, फिर आप धीरे धीरे आपने ये रियलाइज़ किया कि इसके पीछे कई और एजेंसियां या बाहरी लोगों का हाथ हो सकता है. आप बात कर रहे थे नॉर्थ ईस्ट को अलग अलग तरीके से हाँ, समझाने की. तो मैं शुरुआत में कहता कि यार आई डोंट थिंक जो लोग एनालिस्ट हैं, मैं कई बड़े बड़े एनालिस्ट से मैं डिसएग्री भी कर रहा हूँ मैं उस टाइम पे. तो बिकॉज आई फेल्ट कि यार आप अगर वहाँ पर रह ही नहीं हो और आप एनालिसिस दे रहे हो और आप कह रहे हो कि डीप स्टेट इसके पीछे है केवल, एंड आई सेड हाउ कैन दैट बी. आई मीन यू हैव टू अंडरस्टैंड. सो बट स्लोली अभी जब अरेस्ट हुए ख़ास तौर से, आई वॉज टू बिजी कवरिंग टॉकिंग अबाउट ईरान, इसराइल, अमेरिका, मिडल ईस्ट वॉर. तो मुझे लगने लग गया, हालांकि मैंने एनालिसिस दिया है पहले कि अगर हम मणिपुर क्राइसिस अभी सॉल्व नहीं कर पाए तो आगे जाके बहुत देर हो जाएगी और फॉरेन नेशनल्स, भारी ताकतें इसका फ़ायदा उठाएंगी. क्या मणिपुर का क्या सॉल्यूशन देखते हैं आप? मणिपुर का देखिए, हमारी सरकार ने पीस कमेटी भी बनाई जो कि रिजेक्ट हो गई थी बाय द वे. आई थिंक ये वो 51 मेंबर्स इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ऐसे करके, और उसमें से कुछ कुकी थे, नागा भी थे, माइते भी थे, एंड देयर वर सम पॉलिटिशियंस आल्सो. तो आई थिंक एक ऐसी पीस कमेटी बनाई जाए, टाइम टू एक्ट, नॉट जस्ट फॉर्म कमेटी. इसमें कमेटी के बाद ही एक्शन होगा जो मणिपुर को अच्छे से समझते हैं. नहीं तो लेकिन मसला तो यही है ना कि कोई एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहा है. तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि टेबल पे ये लोग आएंगे कैसे? क्या ये सिर्फ इतनी ही लड़ाई है या वाकई में पीछे जो लोग हैं वो बैठने नहीं दे रहे हैं, या फिर ये ड्रग लॉर्ड्स की लड़ाई है? ड्रग्स बहुत हो गए वहाँ पे. ड्रग्स का बहुत हो गए वहाँ पे, यू नो. एंड इफ़ यू सी HIV वायरस बहुत है, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स बट बिकॉज ड्रग्स, नो अदर रीज़न. एंड प्रॉफिट्स भी, इट्स लाइक अ मनी मेकिंग. बट इट बी रॉन्ग टू से कि एक कम्युनिटी को अगर आप बोलो कि ये ड्रग में डील करती है, एक कम्युनिटी आप बोल दो कि वो रेपिस्ट है, एक कम्युनिटी, तो इट्स रॉन्ग. ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप ड्रग्स की बात करें तो एक ही कम्युनिटी नहीं है इसके पीछे भैया. आप कोई पॉपी उगाएगा, कोई इसको सो करेगा, कोई बेचेगा, कोई बेचेगा, कोई पैकेजिंग करेगा, कोई मार्केटिंग करेगा. बहुत कुछ चीज़ें इसके पीछे पड़ती हैं, राइट. इट्स नॉट जस्ट वन पर्सन और कोई वन कंज्यूम भी करेगा. हाँ. और तो इस दैट वे देयर इज अ लॉट टू इट. सो
मणिपुर का ये है कि सोल्यूशन के आप न्यूट्रल पार्ट जो न्यूट्रल हैं, जो माइते नहीं है, कुकी नहीं है, एंड हुआ एक्सेप्टेबल टू बोथ कम्युनिटीज, उनको आप लेकर आइए और डायलॉग मेज पे बिठाइए। आपको बात नहीं करनी है, अगर माइते कुकी को आमने सामने बात नहीं करनी है, आप न्यूट्रल पार्टी को लेकर आइए। न्यूट्रल पार्टी से ये भी बात करेगा, न्यूट्रल पार्टी से ये भी बात करेगा, वो ब्रिज बन के अपनी बात रखे सामने। और अल्टीमेटली जब बचपन में लड़ाई होती है हमारी ऋषि भाई, इट्स वेरी सिंपल ना, कम ऑन, सॉरी बोलो, हाथ मिलाओ, गो बैक, नाउ योर फ्रेंड्स। बट अभी वूंड्स आर सो डीप, अभी तो बात इतनी आगे बिगड़ गई है, अभी इतना सरल नहीं रहा कि अगर आप बिठा के बात करवा लोगे, मगर यही एक तरीका रह गया है बस। ठीक है, तो मैं अब आपके ऑपरेशनल एक्सपीरियंस पे भी आना चाहूँगा। ऑपरेशनल एक्सपीरियंस पे अगर बात करते हैं आपके हम तो किस तरह का आप जब गए वहाँ पे, सबसे पहले आप नागालैंड गए और वहाँ पर किस तरह के आपने ऑपरेशंस किए और कहाँ कहाँ आपने ऑपरेशंस किए? बड़ा दिलचस्प सवाल है, इतनी अच्छी यादें हैं वहाँ की मेरी। आपको मैं दो एक कहानियाँ बताता हूँ मैं। मुझे वो यादें अगर आप बता पाएँ कैमरे पे, जो डिक्लासिफाइड हो गई हों, जो सोने नहीं देती होंगी, जो बताती हैं आपको, मैं अपने दर्शकों के लिए बताऊं कि बिल्कुल मौत को छू के लौटे हैं आप, तो वो घटना भी आप जरा हाँ बताइए। बिल्कुल, इट्स नॉट नथिंग क्लासिफाइड अबाउट दैट, तो मैं शेयर भी नहीं करता। बात हुआ ये था कि एक किस्सा था, किस्से तो बहुत सारे हुए हैं, एक किस्सा आपको बताता हूँ मैं, जहाँ पे हम 5 सोल्जर थे। इन 5 सोल्जर में से 4 तो ऑफिसर थे और एक नॉन कमीशन ऑफिसर जो गाड़ी चला रहे थे। आप किस रैंक पे थे उस टाइम पे? मैं मेजर साहब था उस टाइम। तो हम लोग कोहिमा से उतर रहे थे दीमापुर जाने के लिए, फ्लाइट पकड़नी थी हमको, एंड आई वाज गोइंग टू गेट मैरिड एट दैट टाइम। कोई छुट्टी पे जा रहा है, कोई अपना। तो हम उतरे तो मेडजिफेमा घास पानी आया रास्ते में, फिर आया एक जगह चुमुक दीमा। और चुमुक दीमा एक ऐसी जगह है जहाँ पे पहाड़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं। ये 2008 की बात है, ये मार्च की। तो तब व्हाट्सएप नहीं थे वोग में। वी हैड एसएमएसेस, सबको पहाड़ी इलाका ख़त्म हुआ, नेटवर्क आने लग गया, तो एसएमएस आया कि आपका जहाज़ डिले हो गया 3.5 घंटे। अब मौसम बहुत जल्दी बदलता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, एंड जब अब क्या करें, कोई मॉल नहीं है, कुछ ऐसी जगह नहीं है। तो मैं कहा सर, मैं इस जगह पे पहले सर्विस कर चुका हूँ, मैं यहाँ पे एडीसी रह चुका हूँ, एक पहाड़ी एक है, बड़ी खूबसूरत पहाड़ी है, और बारिश होने वाली है, शायद मौसम बदल रहा है, अगर बारिश हो गई, धूप भी है, शायद रेनबो भी आएगी, और रेनबो आएगी तो वाटरफॉल भी है वहाँ पर, और बड़ा अच्छा जंगल है, वहाँ चलते हैं, बड़ा मस्त रहेगा। हमने कंसेंसस बनाया, हाँ चलो चलते हैं। बस हवलदार थापा को बोला, भैया हमें उस पहाड़ी पे ले आओ प्लीज़। तो वो लेने लग गया हमको पहाड़ी पे। जैसे हम पहाड़ी की तरफ जा रहे थे, एक यूकलिप्टस पेड़ बड़ी जड़ों के साथ आकर हमारे बिल्कुल जिप्सी की, वाइट हार्ड टॉप जिप्सी के सामने आके गिरता है, थाड़। अब पेड़ गिर गया, क्या करें? हमने कहा कोई बात नहीं, जय माता की बोलो और चढ़े हो आगे। तो थापा को हमने बोला साइड से निकालो, 4x4 में लगाया, ऊपर चढ़ी रहता है। जिप्सी ऊपर चढ़ी रही थी कि अचानक से कुछ बहुत भारी भरकम कुछ आके वाइट हार्ड टॉप जिप्सी की छत पे आके गिरता है, थाड़, पूरी जिप्सी हिल गई। हम बॉनेट पे क्या देखते हैं ऋषि भाई? हम देखते हैं एक आदमी कॉम्बैट ड्रेस के अंदर बैठा हुआ है और विंड स्क्रीन तोड़ के जो गन का बैरल है वो सीधा हवलदार थापा के गले के अंदर। हम चौंक गए बिल्कुल। डोंट शूट, डोंट शूट, डोंट शूट, वी आर फ्रेंड्स, डोंट शूट। हमने सबसे पहले तो बोला कि भैया कहीं गोली वोली मार दे, कहीं कुछ कर दे। वी वर शॉक्ड। अब राइट साइड से 1 मीटर की फासले से 4-5 लोग निकलते हैं जंगल में से, और बाएं तरफ से भी 5-6 लोग। हम जिप्सी में बैठे हुए थे, हम चौंक गए बिल्कुल, हमें घेर लिया। वो मंजर, वो दैट सिचुएशन ऋषि भाई, इट वाज वेरी स्कैरी। हम लोग मगर बहुत काम अपने आप को अपने को प्रेजेंट किया, बड़े काम है हम अंदर से। तो भाई हम कहाँ फंस गए? अच्छा भला छुट्टी जा रहे थे भाई, यहाँ पे तो हम फंस गए। तो हम उतरे गाड़ी में से, हमारी आंखों पे काली पट्टी बांध दी, एंड वी हाथ भी बांध दिए। और हमको अकेडमी में सिखाया गया है कि दुश्मन के आगे कभी अपनी पीठ नहीं दिखाना और घुटने नहीं टेकना बस। बट वी वॉन्ट गन पॉइंट एट दैट टाइम। अब जो दिमाग में पहली चीज़ आई, हमने वही करते गए। हमने पहले गन पॉइंट पे हाथ, हम वी वर नीलिंग डाउन। उनका जो सेल्फ स्टाइल्ड कंपनी कमांडर था उनका, मेजर तुम से आओ, फ्रॉम द आउट ट्राइब अगेन, जैसे कि
आप अगर रेड्डी, राव आंध्रा, नायर, पिल्लई केरला, मुत्तू, आरमुगम, क्रिस्टी तमिलनाडु, Abdul Ahmad, Ghafoor, they are Muslims. So you get to know ना the names. नाम से आपको मालूम पड़ जाता है कौन कहाँ से है रहने वाला. तो या तुलसियानी या अंबानी या इस टाइप के सरनेम्स होंगे तो दे सिंधीज सो सिमिलरली मुझे तुमसे आओ वॉज फ्रॉम द आउट ट्राइब, इतना मैं समझ गया. तो हमें कहते हैं जेंटलमैन डोंट वरी यू आर सोल्जर्स, वी विल नॉट हार्म यू ऑल. हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. और सीज फायर था नागालैंड के अंदर. सीज फायर यानी कि आप हम पे गोली मत मारेगा, हम आप पे गोली नहीं मारेंगे जब तक हमारी लीडरशिप बात कर रही है. उनकी लीडरशिप हमारी सरकार से बात कर रही थी फॉर देयर डिमांड्स एंड डिले होता गया. दे हैव बिकम वेरी सॉफ्ट ऋषि भाई इन नागालैंड. पहले जंगलों में रहते थे इनके, अब दे गॉट यूज्ड टू. अब उन्होंने मोबाइल फोन्स देख लिए हैं, सिटी लाइफ देख ली है, लग्जरी देख ली है. अब वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू गो बैक टू जंगल. बट बात अब क्या करें, तो हमने बोला कि भाई वी डोंट हार्म यू ऑल. अचानक से अब कटिंग अ वेरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उनके रेडियो सेट पे एक मैसेज आता है फ्रॉम द कमांडर, उनके कमांडर से जो एक महिला थी. एंड वेरी फैमिलियर वॉइस. वो कहती हैं शूट देम ऑल, किल देम. तो अपनी भाषा में बात में लगे, मैम मगर मैं इनको बोल चुका हूँ कि आई विल नॉट हार्म यू ऑल, डू एज यूर टोल्ड. सीज फायर है, एब्रिगेट द सीज फायर, कोई बात नहीं, उल्लंघन कर दो सीज फायर का, मारो इनको अभी. और हम कोई समझ नहीं रहा था, मैं समझ रहा था कि क्या बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि आपको भाषा आती थी. करेक्ट. अब मैं समझ गया. तो फाइनली सेट बात ख़त्म करते हैं. मैं तुमसे आओ, हम उनको देख नहीं पा रहे थे, हमारे सामने खड़े होते हैं, कहते हैं जेंटलमैन आई एम वेरी सॉरी, माई कमांडर हैज आस्क्ड मी टू शूट यू ऑल. I tried explaining to her, but I'm helpless. I'm sorry. It'll only take 2 minutes. Please cooperate with me. अब वो गोली मारने वाले हैं वो लोग, 2 मिनट लगेंगे. प्लीज कॉपरेट विद मी. कॉपरेट कैसे करो भाई, आपको मालूम है आप मरने वाले हो. अब ऋषि भाई आप सोचिए, इमेजिन करिए, कल्पना करिए, आप उस सिचुएशन में आप अटके हुए हैं. आपको पता है आपको गोली से मारने वाले हैं, और आपको बोल रहा है प्लीज यार, सुई थोड़ी है डॉक्टर की कि आप कॉपरेट करें भाई, सुई अभी मालूम भी नहीं पड़ेगा, वो जान लेने वाला है आपकी. तो वी वाला अगर मैं बताऊं कि मैं बहुत बहादुर था भाई, शेर था, निडर था बिल्कुल, मैं सरासर झूठ बोल रहा हूँ. ठीक है, हमने कुछ बोला नहीं, कोई माथे पे शिकंज नहीं, कोई मुस्कुराहट भी नहीं, वेरी काम कूल कंपोज. हम लोग कोई रिएक्शन नहीं दिखाया हमने. अंदर से भैया बैंड बजी हुई थी, बाहर से नहीं दिखाया कि हम डरे हुए हैं कुछ है. एक फायरिंग स्क्वाड आता है, हम देख नहीं पा रहे थे, हमें बूट्स उनकी आवाज़ आ रही थी, बूट्स हमें पीछे ही खड़े हो जाता है. अब कोन्याक ट्राइब की मैंने आपको बात की ना, कोन्याक जो मॉन की तरफ से आते हैं, मॉन ट्विंग सैंड की तरफ से आते हैं, वहाँ चाकेसांग ट्राइब भी है, बल्कि फूड ज़ीरो या चाकाबामा में चाकेसांग ट्राइब जो मेरो सरनेम होगा उनका, वो है वहाँ. अब कोन्याक ट्राइब इज़ नोन एज द हेड हंटर ट्राइब ऑफ नागालैंड. उनके लिए बड़ी शान की बात थी कि आप युद्ध में जाओ और सिर काटो और घर के बाहर अगर लगा देते हैं एज अ ट्रॉफी कि हमने इनको इतने लोगों को मारा, ये इनके सर हैं. अब कोन्याक ट्राइब, ऑल द ट्राइब्स आर वेरी कल्चर्ड. बाय द वे, मेरा ये तजुर्बा रहा है कि पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया वेरी वेरी प्रिंसिपल्ड, वेरी कल्चर्ड, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी ऑनेस्ट, एंड बहुत अच्छे लोग हैं मैंने देखे हैं, और बहुत दिलदार लोग हैं, बड़े दिल के, साफ दिल के हैं. अब अगर वो लोग आ गए, कैसे मारेंगे हमको, एक दा से गला काटेंगे. एंड आई वाज इमेजिनिंग कि अब भी वो गला काटेगा और मेरा सिर लटका, अगर मरा नहीं उस टाइम पे तो भैया कितना तड़पोगा, कितनी दर्दनाक मौत होगी, वो सब ख्याल आने लग गया दिमाग में. एक बचपन से लेके अब तक जितना भी है ना, वो एक फ्लैश की तरफ निकला हुआ, एक लगा मूवी कि अभी मरने वाले हैं, बस वो एक फ्लैश हुआ, पता नहीं कैसे इतने कम टाइम में पूरा वो आ गया मंजर. अब ये यकीन हो गया कि वो तलवार या दवा लेकर तो नहीं आए हैं, बंदूक लेकर आए हैं. तो हाँ, अब स्प्रेइंग के बंदूक से मार दो यार, मरना तो है, ये तो तय है. ठीक है, अब मरना कैसे है ये तय नहीं है. अच्छा, बंदूक लेकर आए हैं, ठीक है. बंदूक जब कॉक करते हैं ना, वो एक आवाज़ आती है, मेटल अगेंस्ट मेटल, वो खटाखट खट ऐसे करके. तो जब फायरिंग स्क्वाड आता है तो कहता है स्क्वाड रेडी. मैं तुमसे आओ बोलते हैं उनके कमांडर, तो वो पीछे से बोलते हैं रेडी सर.
खट खट हथियार कॉक होता है कनपट्टी पे यहाँ पे स्कॉट 1 2 और अभी गोली आने वाली है अभी भी मैं याद कर रहा हूँ वो हिचकी आ रही है देखिए सोचिए आप एंड 3 जब बोलता है ना वो बोलने वाला तो मैं बोलता हूँ मैं तुम साओ एक पढ़ाई भी तो आई भी तो ताके भी भाई मेरा मोए लगा ना वाली बात है भी लगा से अब पूरी लोगों ते लोग भाई करा बिची बिची कुछ पैसे पूरी खाई से खाना है पीस लगा नाम की बना सा है पूरी कहते तो उससे बात करने लगी उसकी भाषा में क्या बोला आपने पहले हमारे दर्शकों मैंने को उनको बताइए। बुलाया उनको बोला कि उनके नाम से पुकारा ये तुम से आओ क्यों हमें क्यों माना चाहते हो शांति रखो शांति ज़्यादा महंगी नहीं है मैं भी नागा हूँ भैया आप जैसा हूँ मेरा नाम अलीबा है तो थोड़ा दंग रह गया कि है ये कैसे भाषा ये भाषा कैसे बोल रहा है फिर मैं उससे नागामी में बात नहीं करी मैंने उससे मुंगसुन सब ट्राइबल डायलेक्ट ट्राइब और सब ट्राइब विद चुंगली चांगली हाँ वो भाषा में भी अलग हाँ रात दिन का फर्क है उसमें जैसे मोकोकचुन में भी अगर आप जाए हैं मोकोकचुन में अलीचन डिस्ट्रिक्ट में अलग डायलेक्ट होगा बाय द वे उसी डिस्ट्रिक्ट में और अगर आप और मैं हम दोनों नागा हैं ना आप अंगामी ट्राइब से हैं मैं आओ ट्राइब से हूँ आप पकड़ नहीं पाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ मैं पकड़ नहीं पाऊंगा आप क्या बोल रहे हैं इट्स दैट डिफरेंट वो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी हमें हिंदुस्तान में है वो वहाँ पर है फिर मैं उसके मुंह से बात करी मैं तुमसे आओ खुमालियर चुंगालियर चुगादांगलियर नाकुनलियर NSCNIM मिल्टन कैम्प नुंगलियर चोंगर मैचो नीना मेन में तुमसे आओ नीना मेन में उसकी भाषा में बात करने लगी शुरू कर दी हाँ हाउ कम ही स्पीकिंग माय डायलेक्ट ओपन हिम तो मेरी आंखों से पट्टी खोली अब मैं उसको देखता हूँ वैसे ही कुछ घंटे बीत चुके थे ऐसे कुंसी अब आप यकीन नहीं मानेंगे ऋषि भाई बिना खरोच के बिना नुकसान पहुंचाए उन्होंने हमारे लिए चाय बनाई वाई वाई नूडल्स बनाए तैयारी चाऊ चाऊ उसको कहते हैं जैसे कि यहाँ पे मैगी टॉप रामेन है ना तो वहाँ पे बड़े मशहूर है नूडल्स खाए और बिना खरोच के हमको वहाँ पे इज्जत सामान वहाँ से हम छोड़ दिए बस मैंने नेम ड्रॉप करे एक तो आपने गुफ्तगू की लेफ्टिनेंट जनरल रेड्यू शाह उनका बहुत बड़ा नाम है नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में ब्रिगेडियर गौतम गांगुली जो हमारे सीनियर थे जो NSG के फोर्स कमांडर थे पठानकोट अटैक के टाइम पे वो तब कर्नल साहब थे वो हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे उनका नाम मैं कुछ नाम बताए मैंने जो क्लिक हो गए बेसिकली एंड देन ऑफ कोर्स दे न्यू मी एज वेल क्योंकि मेरा ब्लड डोनेशन मैंने बहुत कर रखे वहाँ पे गुडविल जनरेट कर रखी थी हमने क्योंकि माई वे ऑफ ऑपरेटिंग वॉज बाय विनिंग हार्ट एंड माइंड्स मेरा ऐसा माना था कि अ गन विल नेवर गेट पीस अ गन विल गेट पीसेस आपको घुल मिल जाना चाहिए आपसी इंस्टेड ऑफ अगर मैं बंदूक के नोक पे आपको कह रहा हूँ कुछ बात मानने के लिए शिव भाई आप कर भी लेंगे बंदूक की नोक पे मगर बंदूक की नोक जैसे हटेगी आप वापस यू विल नॉट आपको मैंने समझाया ये एक बात आपको समझ में आ गई वो बात अब आप वो बात करिए यू विल नॉट आप नहीं चेंज वापस पलटी खाएंगे क्योंकि आपको समझ में आ गई ये बात यू आर कन्विंस्ड अबाउट इट तो वहाँ के लोकल्स जब मेरे को वर्दी में देखा करते थे ना हथियार के साथ AK-47 के साथ they just feel that the army is here to protect you not to intimidate you तो ऐसा बहुत तो उन्होंने बातचीत पे उन्होंने हमें छोड़ दिया अल्टीमेटली एंड जिप्सी टूट गई थी विंड स्क्रीन तोड़ दिया था वो सब दिस वॉज वन स्कैरी एक्सपीरियंस और एक और मैं आपको बताऊं एक बड़ा अच्छा किस्सा है बहुत ही अच्छा किस्सा है 28 सितंबर 2005 मुझे तारीख इतनी अच्छे से याद है ये जिरीबाम एक जगह है मणिपुर में तो कोर कमांडर साहब के साथ मैं आता हूँ हेलीकॉप्टर पे तब आर्टलरी रेजिमेंट थी वहाँ पर पैरास की थी बड़ी अच्छी रेजिमेंट है एंड वहाँ पे मेरे सीनियर थे हेमंत ठाकुर वो पहुँचा हमने केक वेक काटा तब 28 सितंबर इसलिए याद है क्योंकि गनर्स डे होता है 28 गनर्स डे इज़ लाइक जैसे इन्फेंट्री डे होता है इट्स लाइक तो हम लोग थोड़ा गेट से बाहर निकले हल्का सा आई हैड सम लोकल फ्रेंड्स है वॉट एवर सब पेट्रोलिंग और हम खो गए वी गॉट लॉस्ट एंड वी गॉट लॉस्ट हमने एक घर पे गए कटिंग अ वेरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट पानी पूछने के लिए तो 28 सितंबर 2005 की घटना है ये तो जिरीबाम में हम गए आगे हम खो गए हम लोग तो हमने पानी मांगा
So they were not very happy to see us. वर्दी के अंदर हम आए हैं, AK-47 आर्म्स. आपके घर पे अगर पुलिस वाला भी आ जाए यार, हाँ तो आदमी घबराता है। घबरा लगे भाई पुलिस वाला क्यों आ गया, ऊपर से बड़े लंबे चौड़े हथियार लेकर आए हैं दिल्ली में बैठे हुए. अगर हमें भी वी डोंट फील गुड अबाउट इट कि पुलिस क्यों आई है, और पड़ोसी भी पूछेंगे आपके घर में पुलिस क्यों आई थी. तो वहाँ पर तो पूरी बाकायदा आर्मी प्लाटून पूरी पहुँच रही है. तो फाइनली सर ठीक है ओके, अब पानी मांगा है, पुणे का काम है, वहाँ थोड़ा ना कर रहा है कोई. तो पानी लेकर आए, वो पानी पिया, हम चलते पीछे मुड़े. हम 5-6 कदम पीछे गए होंगे, एकदम से बिन निहत्ता द ओल्ड मैन आके हमारा रास्ता रोकता है. हे वेट वेट वेट, स्टॉप स्टॉप स्टॉप. अभी टूटी फूटी अंग्रेजी में बोलता है, आप यहाँ तक आ चुके हो, यू कम टिल हियर, यू कैन नॉट गो बैक फ्रॉम हियर. अच्छा। हाँ, हमें समझ में नहीं आया क्यों, क्या बात है. एंड यू नो माय नेचर वाज विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, कि बंदूक की नोक पे नहीं है, और वो कन्विंस करना है इंसान को. वाई? तो कहता है बिकॉज यू आर माई गेस्ट, एंड गेस्ट बिना चाय के नहीं जाएंगे वापस. हमने कहा ओके. तो हम बैठते हैं उसके बाहर आंगन में. 5 मिनट हो गए चाय बनने में, 10 मिनट यू गिव, 15 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, चाय नहीं आ रही. हमारे मेरे जवानों ने मेरे को देखा और मैं उनको देखा, आंखों ही आंखों में उन्होंने पूछा साहब क्या करना है. तो मैं आंखों ही आंखों में बोला 5 मिनट और वेट कर देते हैं. वो भी समझ गए मेरी भाषा. अबाउट 30-45 मिनट्स बाद के, बहुत लंबा टाइम हो गया अप्रॉक्सीमेटली, इतने टाइम के बाद 2 बच्चे चाय की ट्रे लेकर आ रहे हैं, और चाय में भाप दिख रही है, स्मेलिंग गुड. अब चाय तो ले ली हमने, अब वो देख रहे हैं मेरे को साहब पिए कि नहीं पिए. अब मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, बट आई टोल्ड देम पी लो. तो हमने जय माता की बोला और चाय पी ली. थैंक यू बोला. कहता है वेट वेट, वो हमारे लिए मेरे लिए एक हैंड क्राफ्ट, एक क्या कहते हैं उसको, व्हाट थिंग इज दैट यार, लकड़ी का क्राफ्ट का, उसकी एक बास्केट लेकर आया वो, वीट की बास्केट, तो केन की बास्केट. तो मैंने बोला कि नहीं व्हाट्स रिक्वायर्ड, नहीं गिफ्ट, वो अब तक रखी हुई है मेरे पास. तो थैंक यू बोला, हम चल गए. हम 20 कदम आगे गए होंगे, एक जवान बोलता है साहब मेरे को चक्कर आ रहा है साहब. तो उसको देख के दूसरा आदमी बोलता है साहब मेरे को चक्कर आ रहा है. अब मैं घबरा गया, और वो चाहे हमने सबने पी है, मैंने भी पी है, उन्होंने भी पी है. आई वॉज फीलिंग फिट. मैंने हेड काउंट सबसे पूछा, सबको नॉर्मल लग रहा था. हम कैसे, हमने फिर फाइनली हम हाईवे तक पहुँचे, गाड़ी आ गई, हम अपने जहाँ पे हमको रुकना था रात को वहाँ रुक गए. तो आप क्या पैदल पेट्रोल पे पैदल- भटके थे आप, या पैदल पैदल हम वहाँ पे रात को रुक गए. फिर तो वो उनको जो चक्कर आ रहा था उसका क्या फंडा था? एग्जैक्टली आई कम टू इट. तो उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह को सीनियर JCO होते हैं वहाँ पे, वो आए, बोला साहब आप कल शाम को एक झोपड़ी पे चाय पीने रुके थे. हाँ साहब रुके थे. क्या आपको पता है वो घर किसका है? नहीं किसका है सर? साहब वो लोग इतने गरीब हैं, इतने गरीब हैं, इतने ज़्यादा गरीब हैं, उनके पास चाय पत्ती नहीं थी, सामग्री नहीं होगी, दूध नहीं होगा, शक्कर नहीं होगी. उन्होंने लोन पे अपने पड़ोसियों से किसी से चाय पत्ती ली, किसी से दूध लिया, किसी से शक्कर ली, और तब जाके चाय बनाई आप लोगों के लिए. ये वो लोग हैं, और ये दिल है यहाँ के लोगों का. और तभी वो चाय बनाने में इतना टाइम लग गया. और हम शक की नज़र से देख रहे थे कि क्या पता कुछ मिला दिया हो. और जो शक, जिनको चक्कर आ रहे थे, इनका ये था, इट्स साइकोलॉजिकल, इट्स ऑल बिलीफ. अगर दिमाग में अगर आप सोचो आप कि सोचेंगे कि ऐसा कुछ हो गया, कंज्यूम किया आपने, तो होगा. कि भैया चाय में जहर है, तो आपको लगेगा ऐसा. साइकोलॉजिकली था कुछ नहीं. सो जब मैंने ये बात सुनी, मैं दिल को इतनी छू गई है ना ये बात. और मैं फर्स्ट डे था, ये वेरी फर्स्ट डे. मैं फिर वापस घर गया. आई कॉम्पनसेटेड हिम थ्रू माई ओन, अपने खुद के, नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट फंड, फ्रॉम माई ओन दिस थिंग. एंड मैं दिल जीत लिया भैया. वहाँ के लोग
ऐसे हैं ऋषि भाई, इतने सरल, इतने सिंपल, इतने मतलब मासूम लोग हैं। बड़े बड़े आप गए होंगे बड़े बड़े घरों में, भैया आप गए हो पानी तक के लिए नहीं पूछते, ऐसे होते ना कई लोग। महलों में गए हो आप, यहाँ पर आप झोपड़ी पे गरीब आदमी के पास जा रहे हो, वो बोरो करके आपके लिए चाय बना के दे रहा है। ये नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट इस है। नॉर्थ ईस्ट को जानने की Yes. जरूरत है। ओके, तो सर मैं कुछ और सब्जेक्ट्स पर आपसे बात कर लेता हूँ। तो एक तो मुझे ये बताइए कि आपने अपने टेन्योर में कई अहम एनकाउंटर्स भी किए हुए होंगे। एनकाउंटर्स का क्या एक्सपीरियंस रहा? किस तरह की, मैं स्पेसिफिक टेक्निक पे तो नहीं जा रहा, लेकिन किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है, क्या कुछ रहा है आपके एनकाउंटर के दौरान? शिव भाई, एक बार देखिए, मैं ऐसा इनकाउंटर्स पे, ऑपरेशन पे इसलिए बात नहीं करता क्योंकि आई फील एक बार सोल्जरिंग करके हम लोग अब ज़्यादा अपना क्या ब्राउडो दिखाना या क्या उसके बारे में बात करना है, वॉट एवर। दूसरा आदमी की बात हो तो येस, लाइक व्हेन आई टॉक अबाउट दिस, इसके बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ जो मुझे तुमसा और ने जो हमें जब जाने बख्श, क्योंकि इट वॉज मैग्नेनिमिटी ऑफ द अदर साइड। हमने कोई बहादुरी दिखाई नहीं, हम तो बल्कि उल्टा डरे हुए थे, फ्रैंकली स्पीकिंग। दिखाया नहीं अपने अपने हमने अपना डर। भाई इंसान है चाहे कुछ भी हो। एक पर्टिकुलर वाकया है कि मैं एडीसी था। एडीसी इज बेसिकली स्टाफ अपॉइंटमेंट। आप दफ्तर में बैठते हो, कागज वागज, यू डोंट गो ऑन ग्राउंड एंड डू ऑपरेशंस। स्पेशल फोर्सेस की वहाँ पे पलटन थी, वहाँ पे मणिपुर में। जब कोई स्पेशल ऑपरेशन होता तभी दे वर टास्क बेसिकली हार्ड इंटेलिजेंस पे। हमारे एक बहुत पुराने दोस्त हैं, एक अभी कर्नल से रिटायर हो गए, वो मणिपुर पुलिस में भी एसएसपी बन के, कर्नल नेक्टर साहब। वो हार्ड कोर पैरा कमांडो स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर हैं। एक बार एक कोर कमांडर साहब के पास डायरेक्टली इंटेलिजेंस आती है, क्योंकि ही हैज सर्व्ड देयर ना अर्लियर। वो जब ब्रिगेड मेजर थे 81 में सोचिए आप, एंड तब से अब तक दोस्ती है उनकी। वहाँ के लोग उनको जानते हैं। फिर ब्रिगेड कमांडर बन के मणिपुर में आए, एज अ बैटरी कमांडर, कंपनी कमांडर मेजर साहब वो अरुणाचल में आए। तो ही नोज पीपल ओवर देयर। तो इंटेलिजेंस आई कि एक अंडरग्राउंड ग्रुप है, उन्होंने यहाँ पर, वो नागालैंड में आएंगे, उनके फाइनेंस मिनिस्टर, उनके बड़े बड़े लोग यहाँ पर, तो यहाँ पे सही मौका था उनको ठोकने का। एंड आई टुक स्पेशल परमिशन, जो उस टाइम में बीजीएस थे, ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ, जो लेफ्टिनेंट जनरल विजय पिल्लाई साहब बाद में जीओसी दिल्ली एरिया में थे, वो कमांडर इम्ट्राट भी थे भूटान में। उनसे परमिशन ली कि सर आई वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस ऑपरेशन। एंड फिर को कमांडर साहब को पूछा, तो एडीसी साहब को परमिशन मिल गई। मैं कैप्टन साहब था, यंग कैप्टन, एंड सीनियर कैप्टन साहब वाज नेक्टर सर। नेक्टर सर वाज द प्लाटून, द ऑपरेशन इंचार्ज, आई वाज द सेकंड इन कमांड। हम चले गए जहाँ पे हाइड आउट था उनका, उसके अंदर। एंड आई टेल यू, जो जब हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे ना, दैट एक्साइटमेंट, थ्रिल, सस्पेंस, अनसर्टनिटी, फियर ऑफ द अननोन जो होता है ना, लाइक अभी भी ईरान या इजराइल या अमेरिका, कोई मिसाइल से कोई डरता नहीं है इतना, मगर फियर ऑफ मिसाइल्स, अब क्या पता मिसाइल कभी भी आ जाए, उससे डरता है लोग। तो हम जब सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे ना, वो थ्रिल थी कि क्या होने वाला है अगला, नेक्स्ट। तो वो एक हमने बहुत एक, इट वॉज अ सक्सेसफुल ऑपरेशन। नेक्टर सर के साथ हमने वो किया था। आई रिमेंबर हम जब सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, वो वाला किस्सा मेरे को याद है। और एक किस्सा मेरे को और याद है, ये जम्मू कश्मीर में हमने किया था, वो सीढ़ियाँ चढ़ने वाला। आई वुड नॉट लाइक टू टॉक मच, मगर इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि नवंबर 2003 की बात है ये। अखनूर ब्रिज, हम राजौरी से आ रहे थे। राजौरी इज़, वहाँ पे एक को बाटल स्कूल था, सरोल, वहाँ पर है CBS सरोल। तो हमें मालूम पड़ा कि इनकाउंटर चल रहा है आगे, ऑपरेशन चल रहा है। तो अल्टीमेटली एक क्या हुआ था, एक उग्रवादी, 4 उग्रवादी थे बेसिकली, ये घर में घुस चुके थे और घर में लेडी को मार दिया, बच्चों को मार दिया, और वो घर का कब्जा करके अंदर बैठे हुए थे। जब आर्मी कॉर्डन कर रही थी उनको, तो वो कैलकुलेटेड फायर कर रहा था। वो एक गोली ठाक, फिर चुप कुछ चंद मिनट के लिए, फिर और करीब जा रहे हैं, ठाक, फिर चुप। एंड वी हैड मशीन गन्स, वी हैड AK-47s। हम तो एक बर्स्ट में फायर करते, बट वी डू नॉट नो गोली कब कहाँ से क्या आने वाली है। तो हम आउटर कॉर्डन में थे, एंड तब लेफ्टिनेंट ठाकुर, उनको था ऑर्डर के घर के अंदर हाउस एंट्री करके घर में मारना है।
अब ही एंटर्ड द हाउस, वेरी ब्रेव ऑफिसर। वो एविएशन के बाद फौज, अभी वो रिटायर हो गए हैं, बट आई एम स्टिल इन टच विद हिम। उनका मैंने इंटरव्यू भी किया था अपने यूट्यूब चैनल में। उन्हें बोला उनकी प्लानिंग ऐसी थी कि 8 सीक्लाई वॉज हिज रेजिमेंट। जब वो चढ़ेंगे ऊपर, जाहिर सी बात है कि मिलिटेंट एक ग्रेनेड डालेगा। जैसे वो ग्रेनेड डालता है, जिसके सामने भी वो ग्रेनेड आए ना, पहले सबसे पहले वो बंदा इस ग्रेनेड के ऊपर जाकर लेट जाए बिल्कुल। क्यों? ताकि ग्रेनेड फटेगा, और फटेगा जो इसका ब्लास्ट होगा, सबकी सब कैजुअलिटी होगी। सबकी कैजुअलिटी से अच्छा उसको है कि रिस्ट्रेन करने के लिए एक की क्या एक आदमी। और इतने मोटिवेटेड है ना हमारे फौजी, जान की बाजी लगा देते हैं, अपनी जान की परवाह करे बगैर कूद पड़ते हैं, चाहे दुश्मन हो, चाहे ग्रेनेड हो, कुछ भी हो, कि अपने साथियों को बचाने के लिए। कैप्टन विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र शेरशाह, अपने साथी को बचाने के लिए वो कूदे। आप सोचिए, आई एम सॉरी, आई एम विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सिविल में मैं भी आया हूँ सिविल में, बट आई हैवंट सीन दैट काइंड ऑफ कॉमराडरी एंड बॉन्डिंग कि आप अपने दोस्त को बचाने के लिए अपनी खुद की जान की बाजी लगा दोगे आप। ये बहुत रेयर है भाई कि उसके लिए। ठीक है, यहाँ बहुत मैं देखा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है भैया। अच्छा, ये मेरे से बेहतर क्यों, मैं क्यों नहीं? तो देयर इज लॉट ऑफ कट थ्रोटिज्म, राइट? यहाँ पर तो यू आर प्रमोटिंग द अदर पर्सन। तो ये ऑपरेशन था कि भी हम ग्रेड के ऊपर लेट जाएंगे, बट हम लोग बाहर आउटर कॉटन में थे, ठाकुर सर अंदर थे। एंड एक किस्सा और भी मेरे को याद है, दिस वन ऑपरेशन जो अल्टीमेटली फाइनली जब उन्हें किया तो वो लोग ऑलरेडी मरे पाए गए मिलिटेंट अंदर। कैसे मरे वो? जब बाहर थी हमारी फौज और वो अंदर से मारा था ठाक ठाक, ऑलरेडी ही हैड गॉट इंजर्ड, एंड देन दे स्लोली ब्लेड टू डेथ। और एक किस्सा और याद है कि हम एलसी पे थे, और एलसी पे हम अंडरग्राउंड बंकर में रहा करते थे, और हम मच्छरदानी का बहुत प्रयोग करते थे। हम मच्छरदानी इसलिए क्योंकि मच्छर बहुत है ना, इसलिए नहीं, केवल वहाँ पे सांप, बिच्छू, गिरगिट, कीड़े मकोड़े बहुत थे वहाँ पे, उनसे बचाव करने के लिए। और 30 मीटर के फासले पे पाकिस्तान, और बैट एक्शन टीम थी। बैट एक्शन टीम इज BAT, हाँ, जो बॉर्डर एक्शन टीम, जो कि अभी सर्जिकल स्ट्राइक्स कहलाती है। पहले ट्रांस बॉर्डर रेड थी वो कहलाती एक टाइम पे, फिर बैट एक्शन उसका नाम हुआ, फिर अब सर्जिकल स्ट्राइक्स हो गया। तो अगर वो आती है यहाँ पर, बैट एक्शन एक बार आई थी हमारे बंकर पे बाय द वे, और मैंने रात को सुना, मैंने आवाज़, लेफ्टिनेंट साहब अंदर अपने बंकर में सो रहे हैं, ऐसी आवाज़। मुझे लगा मैं इसमें संतरी होगा नॉर्मल, तो मैंने आवाज़ लगाई, ओए संतरे। कोई रिएक्शन नहीं, कोई आवाज़ नहीं आई। संतरे, कोई आवाज़ नहीं आई। मैं शक हुआ, मैं आई गॉट अ बिट सस्पिशियस। और मेरा जो हथियार था ना, पर्सनल वेपन, माई AK-47 यूज्ड टू बी मेरे शरीर का एक अंग बन गया था वो। मैं अपने हथियार को पकड़ के उसके साथ सोया करता था, नहाने के वक्त मेरे हाथ में रहती थी, आई टू ईट विद इट बिकेम अ पार्ट ऑफ। जब मैं को इस्तेमाल करनी पड़ी तो आग बंद करके भी इतनी आदत थी कि मालूम है ट्रिगर गार्ड कहाँ है, ट्रिगर कहाँ है, हैंडल कहाँ है, बट कहाँ है, यू बिकम कंफर्टेबल विद इट, राइट? मैं हथियार रात को अंधेरे में कॉक किया, खटाखट खैट, और जैसे ही मैंने कॉक किया ना, सिर के नीचे माइनफील्ड थी, विंटेज माइनफील्ड, सिर के बल दौड़ने की आवाज़ आई किसी की। 4, 5, 6 लोग भागे वहाँ से। अब यार बहुत अलार्मिंग बात थी, रात को आया कोई, 2-2:30 बज रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो मैंने अलार्म रेज किया, तो कंपनी कमांडर वहाँ पर, बड़ी अच्छी इन्फेंट्री की रेजिमेंट थी, उनको मैंने बताया, गैरी सर थे, मेजर गौरव सर, उनको मैंने बताया, सर ऐसी सी बात है कि भाई रात को, अरे तुम नए हो यहाँ पे, इस इलाके में तुम्हें पता नहीं है, यहाँ पे कोई भैंसा वैसा आ गया होगा, सुअर वुअर आ गया होगा, यहाँ खाना यहाँ फेंकते हैं, लंगर है, इसके लिए रात को ऐसा कैसा कुछ है नहीं यहाँ पे सर। मगर मैंने ठीक है मान लिया, भागने तो सुअर भागा, भैंसा भागा। सर हिंदी में बोल रहा है, उर्दू में बोल रहा है, वो तो इंसान बोल रहा है ना, जानवर तो बोलेगा नहीं कि लेफ्टिनेंट साहब अंदर सो रहे हैं। ये तो मुझे लगा पहले तो हमारा आदमी है, तभी ह्यूमन वॉइस, बट देन इट वॉज इन्फर्ड। उस दिन तो लोगों ने खूब हंसाई, खिली उड़ाई, बट इट वॉज एक्चुअली, इट वॉज उस तरफ से बैट एक्शन टीम आ रखी थी, ये बाद में इन्फर हुआ। तो इस टाइप के
हाँ, और हमने अब जो मिलिटेंट को मारा काटा ये वो तो अलग कहानी है भैया। विद द स्पेशल फोर्स हमने ऑपरेशन कर रखे हैं, विद द एसएफ। तो इट वाज माय ड्रीम टू वेयर मरून बेरे। एक बात, अहम बात मैं बताऊंगा आपको ऋषि भाई, दिस इज कनेक्टिंग अगेन टू नॉर्थ ईस्ट। जब मैं अकेडमी में गया ना, तो मैं फिजिकली फिट था बहुत। माई फादर वॉज अ सर्विंग मेजर जनरल दैट टाइम इन द आर्मी, उन्हें ट्रेनिंग दिलाई थी मेरे को। तो मगर एक टेस्ट ऐसा था जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल, सेकेंड अटेम्प्ट में फेल, थर्ड अटेम्प्ट में फेल, फिर मिड टर्म ब्रेक हुई, सारे कैडेट्स घर गए और मेरे को इजाज़त अनुमति नहीं मिली घर जाने की। मैं अकेडमी में ही रुका रहा। उसके बाद फोर्थ अटेम्प्ट हुआ अकेडमी खुलने के बाद, उसमें भी फेल। आफ्टर गेटिंग एक्स्ट्रा ड्रिल्स, पनिशमेंट्स, तैयारी करने के बाद फिफ्थ अटेम्प्ट फेल, सिक्स्थ अटेम्प्ट फेल। तो मेरा मार्चअप हो गया कमांडेंट साहब के पास, कमांडेंट ऑफ द ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी। मेजर जनरल अवस्थी साहब थे, बड़ी बड़ी मूछों के साथ, राजपूत रेजिमेंट के, वेरी कैरिज्मेटिक, वेरी फाइन जनरल ऑफिसर। उनके सामने मैं खड़ा हुआ हूँ, वो बैठे हुए हैं और मेरा कह रहे हैं, बेटा आई हैव योर डोजियर इन फ्रंट ऑफ मी, तुम तो बड़ा अच्छा कर रहे हो अकेडमी में। तो डोजियर लाइक अ रिपोर्ट कार्ड इन फ्रेंच इट्स कॉल्ड। तुम तो मगर एक टेस्ट ऐसा है, तुम बार बार रिपीटेडली और कंसिस्टेंटली फेल होते आ रहे हो, क्यों? मैं जानना चाहता हूँ प्रॉब्लम क्या है, क्यों? तो मैंने क्या बोला उनको पता है? मैं बोला, सर जब मैं ट्रेनिंग करने आया अकेडमी में, मेरे फादर ने मेरे को बोला, बेटा डू वेल इन अकेडमी, मेक अस प्राउड। एंड वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस ही गेव मी वाज, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑलवेज कीप योर परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट। तभी मैं कंसिस्टेंटली फील होता है। तो वो हंसे, कहते हैं यार बड़ी हला बच्चा है यार इसको पास कराओ, धक्के मारो, पुशअप मारो, मेरे को ये बंदी कैडेट को पास कराओ। क्योंकि फील्ड मार्शल सैम मैनेशॉ का भी सेंस ऑफ ह्यूमर लोग आज भी डाल देते हैं, ठीक है। तो ऐसा हुआ। फिर 6 सितंबर 2003 को हमारा कोर्स पास आउट हो रहा था। मेरे को इजाज़त अनुमति नहीं मिली। हमारा पूरा ख़ानदान फौजी ख़ानदान है बेसिकली। ये तो इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री से हैं कुछ लोग, ये तो फौज में है। तो माई ब्रदर इन लॉ वॉज सर्विंग इन द नेवी दैट टाइम, माई 2 अंकल्स वर सर्विंग इन द आर्मी दैट टाइम। सब लोग आए अपनी वर्दी। मेरा एक कज़न है, वो अभी एयरफोर्स में सर्विस कर रहा है। तो बेसिकली भी आप पूरा हार्ड कोर वर्दी वाले हैं। आपके शोई वर्दी वाले हैं। तो हम आए। अच्छा, मैं छुप गया, मैं पासिंग और परेड में नहीं दिखा कहीं पे भी कि भाई मैं छुप जाता हूँ। मेरे पेरेंट्स आए हुए हैं। अब मेरी मदर मेरे ज़्यादा स्मार्ट है, वो बाइनोकुलर लेकर आई थी। मैं बोला मैं मध्य लाइन में होऊंगा, मध्य कैरेट में, तो नज़र नहीं आता था ना। मध्य लाइन में सबसे आगे वाला कैरेट आता है, या तो पीछे की लाइन में अलग से। तो वो बाइनोकुलर लेकर आई और वो देख रही थी कहाँ पर है बेटा मेरा, और मैं अपने बैरक्स में छुपा हुआ कहीं पे। फिर जब स्टार लगे हमारे, फिर मैंने बताया नहीं ऐसी बात, आई वॉज अलाउड टू टेक पार्ट इन द परेड। तो बहुत ख़राब लगा है इनको। मगर ऋषि भाई, अहम बात ये है, कनेक्टिंग टू द नॉर्थ ईस्ट अगेन, 2007 में, नवंबर 2007 में मैं नागालैंड से दिल्ली आया था 26 जनवरी 2008 की परेड कमांड करने के लिए। उस परेड में नहीं आए तो इस परेड में, और ये ऑर्डर प्रोसीजर राष्ट्रपति को सलामी देते हुए, ठीक है जी बिल्कुल। और कर्तव्य पद तब उस टाइम पे राजपथ खिलाता था, राजपथ होता था। तो उससे हम गुजरे। और मैं परेड ग्राउंड में, ड्रिल ग्राउंड में इतना जोश अभी भी है। तो ये पैर आपने वहीं तो दोनों तोड़ लिए थे वहाँ पे। यू आर राइट, आई अप्रिशिएट योर रिसर्च, यू गॉट टू नो एग्जैक्टली होमवर्क। तो मैं जब रिसर्च अपना होमवर्क करता था ना, अपना मैं प्रैक्टिस करता था, मैं रिसर्च होमवर्क कह रहा हूँ आपको, देखिए भाई मैं प्रैक्टिस करता था बेसिकली। तो इतने ज़ोर से मैं कदम मारता था ड्रिल ग्राउंड में कि चिंगारियाँ निकलती थी। जूतों के नीचे, बूट नीचे होते हैं नाल, और पाँव की हड्डियाँ जो हैं मेरी सूज गई थी। तो एक दिन हम ऑर्थोपेडिशियन के पास गए, मैं गिर गया परेड ग्राउंड में प्रैक्टिस करते। तो उन्होंने बोला, भाई तुम्हारे तो स्ट्रेस फ्रैक्चर है, तुम तो परेड नहीं कर पाओगे। सब परेड तो मैं करूँगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मुझे रोक पाएगी, परेड तो मुझे करनी है। तो तुम पागल हो क्या? सर मैं पागल हूँ। मेरा तो ऐसा मानना है ऋषि भाई कि कुछ हासिल करने के लिए ना कुछ करना पड़ता है, कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ करना पड़ता है। मैं करूँगा, मुझे परवाह नहीं थी। मैंने कहा 26 जनवरी के बाद अगर दोनों पाँव कट भी जाए मेरे को मंजूर है भैया, परेड तो मैं करूँगा। जख्म इसके अकेडमी से है। और एक और बात थी कि 1987 में जब मैं छोटा बच्चा था, मेरी सिस्टर का सिलेक्शन हुआ था स्कूल से, बच्चों की झांकियाँ होती है ना 26 जनवरी की। मेरे नाना का इंतकाल हो गया था 23 जनवरी के आसपास।
26 जनवरी से 2-3 दिन पहले, तो शी कुड नॉट टेक पार्ट इन द परेड। और जो मेरी चाचा एक आर्मर्ड कोर में भी हैं, तो उन्होंने 26 जनवरी 1987 में आर्मर्ड कोर कंटेंजेंट कमांड किया था राष्ट्रपति को सलामी देते हुए। तो वो हम दूरदर्शन में हमने देखा, हमने मेरठ से, तो दैट थिंग वाज ऑलवेज देयर इन माई माइंड। अब ऋषि भाई ये बात गलत बात है, कोई ना करे हमारे दर्शकों में से कोई ना, ये देख के मुस्कुरा रहे हैं, ये कौन है ये, नाम लिख लो अपना कमेंट सेक्शन में, ब्लू शर्ट, ये ब्लू शर्ट आपसे बात कर रहा हूँ मैं, ये देख, हाँ आप साहब, तो आप मत करना ये, ठीक है। तो मैंने पेन किलर्स लिए खुद, और यही ताकत, बस पूरी ताकत यहाँ पर है। और मैंने परेड कमांड करी और राष्ट्रपति के आगे मैं शेर की तरह दहाड़ा वहाँ पे बिल्कुल। और वो वीडियो है यूट्यूब पे 30 सेकंड का, एंड दैट्स बिन अ गोल्डन मोमेंट ऑफ माई लाइफ। ये इस टाइप के ऑनर, और ये मेरे नॉर्थ ईस्ट से मिले हैं मेरे को ये ऑनर्स। परेड, डीजी असम राइफल, डायरेक्टर जनरल असम राइफल कॉम्बिनेशन कार्ड, लेफ्टिनेंट प्रदीप नायर साहब, जिनसे भी बात हुई थी मेरी कुछ टाइम पहले। फिर जनरल आर सी तिवारी, जो कि खुद GOC 3 कोर रह चुके हैं, नागालैंड से अच्छे से वाकिफ हैं वो, पूरे नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया से। उन्होंने मेरे को कॉम्बिनेशन कार्ड दिया अभी 2 दिन पहले कलकत्ते में। सो नॉर्थ ईस्ट ने मेरे को बहुत दिया है, तो बल्कि ये देश को बहुत दिया है। बिल्कुल। तो ये नॉर्थ ईस्ट वाले एपिसोड में हमने बात की। बिल्कुल आखिरी हिस्से में फौजी आदमी जीवन भर जिसने जंगल छाना, एनकाउंटर्स किए, तमाम चीज़ें की, फिल्म का जो चस्का उसको, तो वो पहले से था, कोर्स के टाइम से ही था, या जब आपने सर्विस पूरा किया अपना उसके बाद आपने कहा कि अब कुछ नया करूँगा तो फिल्में करूँगा? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है, और शुक्रिया आपने ये सवाल पूछा मेरे से। देखिए, आपके माध्यम से और आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं एक बात क्लियर कर दूँ मेरे सारे दर्शकों को। बहुत लोग आज तक मैं सुनता आया हूँ, मुझे सुनने में आया है कि आपने फ़ौज से रिज़ाइन क्यों किया था, आपने इस्तीफ़ा क्यों दिया। मैंने बिल्कुल नहीं रिज़ाइन किया, ना ही कोई इस्तीफ़ा दिया मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी से इस्तीफ़ा दिया था, जहाँ मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी थी, फ़ौज का जोश जुनून एक्सपीरियंस करने के लिए, फ़ौज ज्वाइन करने के लिए। तो मैंने फ़ौज छोड़ी नहीं, फ़ौज ज्वाइन करी मैंने। और मैंने क्या ज्वाइन किया, मैंने परमानेंट कमीशन नहीं ज्वाइन की थी, मैंने 5 साल के लिए ही मैंने साइन अप किया था। मैंने 5 साल के बाद मेरा कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड ख़त्म हो रहा था। अब हाँ, वो अलग बात है कि अगर मैं चाहता तो उसको एक्सटेंड कर देता या परमानेंट कमीशन मिल जाती, बट आई वॉज वेरी क्लियर कि 5 साल ही करूँगा मैं। अब बिफोर आई ज्वाइन ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, जब मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि सुपरस्टार जो है रणदीप हुड्डा, शाहिद कपूर और मैं, हम 3 एक ही क्लास के वर्कशॉप में थे एक्टिंग के, जो नसीरुद्दीन शाह साहब कंडक्ट करवा रहे थे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में NSD 3rd ईयर्स के लिए। हम तीनों को एक्स्ट्रा स्पेशल परमिशन मिल चुकी थी बाहर से आके सीखने की। रणदीप हुड्डा, शाहिद कपूर फिर बॉम्बे गए, 2001 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, उससे भी पहले की शायद, और स्टार बने वो। मैं फौज में गया और अपनी वर्दी पे मैंने स्टार कमाए, और मैंने कहा कि भाई ये जो अभी काम कर रहे हैं ये मैं 5 साल के बाद भी कर पाऊंगा, लेकिन अभी मैं अगर नहीं जाऊं फौज में तो मैं जो UPSC की जो एज होती है वो निकल जाएगी मेरी। इसलिए मैं शौक तो मेरे को तब से था, इसीलिए मैं ख़ास 5 साल के लिए गया। और मैं कहा फौज में 5 साल भी आपकी देशभक्ति की भावना, हर कोई देशभक्त है और देश की सेवा हर कोई कर रहा है। आप अपने तरीके से कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, कमर भाई कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, साइंटिस्ट, जो म्यूनसिपैलिटी का आदमी है वो कर रहा है, हर कोई कर रहा है, रिक्शा वाला कर रहा है देश की सेवा। मैं वर्दी पहनने का जो अलग जो रुतबा, जो जोश जुनून था वो अलग था मेरा, तो वो पूरा हो जाएगा। फौज आपको क्या सिखाएगी सुनिए आप, एज एन एक्टर ऑल्सो आपको मार्शल आर्ट्स, हॉर्स राइडिंग एंड पोलो, डीप वाटर डाइविंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग, हैंग ग्लाइडिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स, पैरासेलिंग, पैरा जंपिंग, पैरा ट्रूपिंग। अगर आप पैरा कमांडो बनते हैं तो आपको कांटे चम्मच से खाना अच्छे से सिखा देगी फौज, कंप्यूटर सिखा देगी, कम्युनिकेशंस में आपको इतना कुछ सिखाएगी, मार्केटिंग में, HR में, एग्जैक्टली हॉस्पिटैलिटी, हर चीज़ आपको फौज सिखा देगी, या एक शेपिंग दे देगी आपको। और फौज के बाद मेरा दाखिला हो गया IIM कलकत्ता में। अब इतना सुनहरा सफ़र रहा है, मुझे तो खुशी होती है देख के। मैं देखता हूँ कि भाई
मैं मिस्टर पुणे टैलेंट रह चुका था 1999 में, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था अपनी। उसके बाद फिर ये एक्टिंग वर्कशॉप करी। तो यू आर स्टिल डूइंग मूवीज? और ये अब ना क्या हो गया कि आप अगर किसी चीज़ के पीछे भागते हो ना, वो चीज़ आपसे और दूर भागती है। आप भागना रोक दो, आप वही चीज़ आपके पास खिंच भी चल जाती है। ये मैं इन रियल लाइफ देखा है। तो जब मैं बॉम्बे गया अपना जॉब छोड़ के, मैंने हैदर करी, बजरंगी भाईजान, द टैशकिन फाइल्स, इन सबको नेशनल अवार्ड्स मिले। और कई सारे एजेंट विनोद, कई सारे और जो श्रीराम राघवन ने बनाई है, तिग्मांशु धुलिया के साथ 2 फिल्में करी हैं। तिग्मांशु धुलिया हिमसेल्फ इज अ वेरी फाइन नेशनल प्रो ड्रामा एलुमनाई, नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर। मैं फिर दिल्ली शिफ्ट हो गया 2020 में, पैंडेमिक में। और अचानक से मैं जैसे शिफ्ट हुआ यहाँ पर, फ़ोन आने लग गए, सर ये रोल है, पैसे भी अच्छे हैं, बजट नॉर्मली क्या है ना सर, काम है, रोल बड़ा अच्छा है, और सर बजट नहीं है सर। ये बहुत कॉमन नैरेटिव है, हर जगह ये सुनने को आता है। ठीक है, मैं जब जैसे ही बॉम्बे छोड़ा, फोन आने लग गए, सर बजट भी आ गया। तो बजट भी आ गया, सब कुछ आ गया, बजट भी आ गया। मैं तो एक शाम बेनेगल की बड़ी अच्छी फिल्म थी, बड़ी अच्छी, मतलब इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था विद बांग्लादेश, ही वाज मेकिंग इन द पैंडेमिक। उसका ऑफर आया था, उनके जो लेखक हैं अतुल तिवारी साहब, उनका फ़ोन आता है मेरे पास, इसी के ये रोल है। तो अब इट वाज वेरी गुड, बॉम्बे आना था मेरे को, और पैंडेमिक का पीक था, और तब जहाज वहाज खुले थे। अब रिस्क था कि मैं रोल के लिए जाऊं बॉम्बे, मगर कहीं कोविड लग जाए, बहुत सब डरे हुए थे, याद है आपको? बिल्कुल, हर किसी को डर था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ब्रेड खरीदने के लिए डर रहे हैं कि बिल्कुल, भैया छू मत, तेरे को बस हाथ धोना, फिर सैनिटाइज करना, ये करना, कपड़े नहीं उतारना। मैं वो रोल इट मिस्ड। श्याम बेनेगल इज लाइक श्याम बेनेगल डूड, ही इज सो बिग। तो इस टाइप से मेरे को और कई सारे रोल्स भी आए, मैं कर नहीं पाया, वो अलग बात है। लेकिन मैं अनएम्प्लॉयड था दिल्ली में, अब मैं आ तो गया दिल्ली, अब क्या? फिर मेरे को, मैं दिमाग लगाया अपना कि मेरा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था सब दुनिया में सबसे ज़्यादा टेडेक्स टॉक्स देने का। मैं टेडेक्स टॉक दे रखी हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी बहुत सारी। तो मैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर ऑनलाइन जुड़ गया। फिर मेरे को लोगों ने ऐसा सोचा कि भाई ये बंदा शायद अच्छा बोलता है, पता नहीं, मुझे अब तक नहीं पता कि अच्छा बोल पाता हूँ कि नहीं बोल पाता हूँ। मगर बचपन में तो बिल्कुल मैं हकलाया करता था, तुतलाया करता था, अटक अटक के बातें करता था, अपना नाम ठीक से नहीं बोल पाता था मैं। और आज तो मैं फुट कुछ भी बोल दूँगा, क्योंकि मैं थिएटर की ट्रेनिंग भी थिएटर में हुई है। तो फिर मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन गया, फिर ऑनलाइन सेशंस करने लग गया इस टाइप से। दैट्स व्हाट आई डू नाउ बेसिकली प्रोफेशनली, क्योंकि जब कोई रास्ता नहीं है तो यू हैव टू आइदर क्रिएट वन और यू फाइंड योर वे। आपको अगर समुद्र में फेंक दें, आप तैरना सीख जाओगे उस टाइप से। तो अभी अगर कोई अच्छा ऑफर आता है और अगर बजट अच्छा होगा, तब मैं चूज़ करूँगा कि मेरे को काम ये करना है कि नहीं करना है। अगर नहीं पसंद आया तो मैं थिएटर अभी भी कर रहा हूँ, थिएटर मैं दिल्ली में भी करता कर रहा हूँ अभी भी। थिएटर इज़ वॉट फुलफिल्स मी फॉर माई क्रिएटिव हंगर। और थिएटर्स भी कर रहे हैं, और आप नॉर्थ ईस्ट को लेकर लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो सेना भी आपको रिकॉग्नाइज कर रही है आपके काम के लिए। जी भाई, बिल्कुल जी भाई, दैट समथिंग विच इज़ वेरी वेरी पैशनेट कि भाई नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया तो मेरे लिए बहुत, लाइक मेरे गौरव आर्या हैं, वो मेरे दोस्त हैं, बड़े मेरे सीनियर भी हैं। ही स्पेशलाइज इन द वेस्टर्न फ्रंट, जम्मू कश्मीर के बारे में बहुत बोलते हैं, हमारी बात भी हुई है। तो उन्हें बोला कि हाँ तुम नॉर्थ, उन्हें भी तारीफ़ कर रखी है मेरी कि यार तुम नॉर्थ ईस्ट के बारे में अच्छी तुम्हारी समझ है। तो एक चीज़ पकड़ के फोकस करो, तो मैं नॉर्थ ईस्ट के ऊपर, हालांकि ऋषि भाई ये बहुत अहम बात है, जब मैंने शुरुआत की थी नॉर्थ ईस्ट के बारे में बोलने की, जब मणिपुर वायलेंस शुरुआत थी 3 मई को, लोगों ने बोला कि यार क्यों करें नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर के बारे में, कोई इंटरेस्टेड नहीं है, मत करो, तुम जम्मू कश्मीर या कुछ पाकिस्तान का कुछ वो करो, उसकी टीआरपी भी मिलेगी, लोग देखेंगे, बहुत कम व्यू आएंगे यूट्यूब पे। आप यकीन नहीं मानेंगे, मिलियंस में गए, मिलियंस जो मेरे मणिपुर के एनालिसिस हैं बाद में। बिल्कुल बिल्कुल। शुरुआत में तो बहुत छोटी सफर हाँ, थी। नहीं नहीं बिल्कुल, वो और लोगों ने उसको रिकॉग्नाइज भी किया है। कोका कोला जैसी बहुत बड़ी ब्रांड ने भी अपने पहले साल में केवल 9 बोतलें बेची थी। कहते हैं ना, एक जर्नी टू 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। बिल्कुल, तो वो वही वजह है, और यही कारण है कि आज हम लोग आपसे नॉर्थ ईस्ट की कहानियां भी सुन रहे हैं आपसे सर। तो मेजर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने भी ऋषि भाई, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए थे। उम्मीद करते हैं कि इन्होंने जो नॉर्थ ईस्ट के बारे में आपको आज बताया है, समझाया है,
उससे आपकी समझ नॉर्थ ईस्ट को लेकर ज़्यादा बेहतर हुई होगी। और इन्होंने भी खुद से जुड़ी हुई जो कहानियाँ सुनाई, किस तरह से इन्होंने ये लोग मौत को छू कर वापस आए और किस तरह से इनके जीवन में इस तरह की घटनाएं अहम रहीं इनको एक बेहतर इंसान बनाने में, एक बेहतर फौजी बनाने में, वो सब कुछ सुनाया हमने आपको। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वर्दी वाले का ये एपिसोड पसंद आया होगा। जय हिंद।